वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है सिमेंटिक टैग्स। तो जिस तरह से आपने पहले टैग्स देखे हैं, सीखे हैं आपने H1 का टैग हेडिंग के लिए, उसके बाद P का टैग पैराग्राफ को लिखने के लिए, उसके बाद इमेज का टैग आपने यूज़ किया हुआ है, एंकर टैग यूज़ किया हुआ है और भी बहुत से टैग यूज़ किए हुए हैं। उसी तरह सिमेंटिक टैग्स भी हमारे वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहले बाय डेफिनेशन सिमेंटिक टैग होते क्या हैं? सिमेंटिक टैग ऐसे टैग होते हैं जो जो अपने अंदर मौजूद कंटेंट है उसका मीनिंग या मतलब क्लियरली डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, मतलब कि हम जब सिमेंटिक टैग यूज करते हैं ना, तो उस टैग को लिखते ही हमें पता चल जाता है कि अब इसके अंदर हम कंटेंट क्या लिखने वाले हैं। ठीक है, या कोई और डेवलपर हमारे कोड को देखेगा तो वो सिर्फ हमारे टैग को देख के ही उसे पता चल जाएगा कि हाँ, इसके अंदर कोड क्या लिखा हुआ है। तो वो कैसे उसको पता चलेगा? हमने ये बेसिक एग्जांपल्स है ना सिमेंटिक टैग्स की, वो ये लिखी हुई है। इसमें हेडर है, नेव है, इसमें मेन है, उसके बाद सेक्शन है, उसके बाद आर्टिकल है, असाइड है और फुटर है। ये सब टाइप्स है किनकी? सिमेंटिक टैग्स की। तो इसमें आज हम जो कवर करेंगे वो करेंगे हेडर को, उसके बाद हम देखेंगे नेव टैग को और फुटर को, और कल वाली वीडियो में हम बाकी टैग्स को देखेंगे कि इनका इस्तेमाल क्या होता है। ठीक है, तो जो सिमेंटिक टैग्स हैं वो आपका एक वेब पेज बनाने में, उसका स्ट्रक्चर बनाने में आपकी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास सबसे पहली चीज आती है कि सिमेंटिक टैग वर्सेस डिव टैग। क्योंकि आप लोगों ने दोनों टैग्स अभी नहीं किए हुए, ना सिमेंटिक किए हुए ना आपने डिव किए हुए, तो उसका मतलब आपको मैं एक इमेज से समझाता हूँ। पहले पढ़ लेते हैं कि डिव टैग क्या होते हैं। डिव टैग नॉन सिमेंटिक टैग्स होते हैं। ये एक जेनरिक कंटेनर होता है कि मतलब इस टैग से हम एक कंटेनर बना लेते हैं, एक बॉक्स टाइप का समझ लें आप, एक बॉक्स बना लेते हैं, उसके अंदर हम कंटेंट लिख के उसको डिस्प्ले करवाते हैं अपने वेबसाइट पे। इसे देखकर नहीं पता चलता कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, मतलब कि डिव टैग को देख के हमें नहीं पता चलता कि इसके अंदर क्या है। अब जैसे कि हम ये जेनरिक टाइप को देख रहे हैं, सॉरी, इसको सिमेंटिक टैग को देख रहे हैं, तो ये हेडर का टैग है। अब हमें पता है कि इसके अंदर जो भी कंटेंट आएगा वो हेडर के रिलेटेड आएगा, एक वेब पेज के हेडर के रिलेटेड। अब नेव के टैग को हमें पता चल रही है, नेव का मतलब कि कुछ नेविगेशन जो हमारी वेबसाइट की होती है उसके रिलेटेड है, तो उसका कंटेंट अंदर आएगा। उसके बाद फुटर को अगर हम देखेंगे तो हमें पता चल रही है ये वेबसाइट वेब पेज के फुटर के बारे में बात कर रहा होगा, और इस टैग के अंदर हम फुटर का कंटेंट लिखेंगे। लेकिन डिव को देखने के बाद हमें नहीं पता चलता कि इसके अंदर कोड कौन सा होगा। ये डिव के अंदर हेडर का कोड भी हो सकता है, डिव के अंदर फुटर का कोड भी हो सकता है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक इमेज शो करवाता हूँ। भी इमेज आप देख रहे हैं, इस इमेज में हमारे पास सिंपल वेब पेज का डिजाइन है, दोनों में सेम डिजाइन है, लेकिन एक जगह पे सिमेंटिक टैग्स यूज किए गए हैं, दूसरी जगह पे डिव वाले टैग इस्तेमाल किए गए हैं। तो सिमेंटिक टैग में देखें, जो हमने लिस्ट देखी थी 7 टैग्स की, वो ये लिस्ट है हमारे पास। अब इसमें देखिए बिल्कुल सिंपल सा हेडर को बनाने के लिए, जो वेबसाइट का वेब पेज का टॉप वाला सेक्शन होता है उसको बनाने के लिए हेडर का वो यूज करते हैं, टैग का। उसके बाद जो नेविगेशन का सेक्शन होता है, जिसमें लिंक्स वगैरह हमने दिए होते हैं अलग अलग वेब पेज पे जाने के लिए, उसके अंदर नेव का टैग इस्तेमाल होता है। फिर ये सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, ये हम नेक्स्ट में देखेंगे। और इसमें फुटर का टैग इस्तेमाल होता है। फुटर होता है वेबसाइट वेब पेज का बॉटम जो सेक्शन होता है वो वाला। लेकिन अगर डिव से हम वो सेम वेबसाइट बनाते हैं, तो देखो हर जगह पे डिव 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 लिखा हुआ है। और एक चीज गौर करने वाली है कि इसके अंदर, डिव के अंदर एक क्लास डिफाइन है, उसका नाम हेडर रखा हुआ है। उसके बाद इस डिव के अंदर एक क्लास डिफाइन है, उसका नाम नेव रखा हुआ है। उसके बाद फुटर का भी आ जाए तो इस जगह पे भी एक क्लास डिफाइन होगी जिसका फुटर नाम रखा होगा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसके टैग को, सिमेंटिक टैग को आप देख के ही पता चला सकते हैं कि इस टैग के अंदर कंटेंट क्या आएगा। लेकिन इस डिव वाले टैग को आप देख के नहीं पता चला सकते कि इसके अंदर क्या कंटेंट होगा। आपको उसके लिए उसकी आईडी या क्लास की आईडी आपको वो देखनी पड़ती है कि वो कौन सी है। ठीक है, और अब दोबारा से आ जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे। तो इस जगह पे देखें, अब एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारा डिव वाला टैग है वो पुराने तरीके से वेबसाइट वेब पेज बनाने का एक तरीका था।
जिसमें हम एक div का टैग यूज करके उसके बाद उसकी आईडी डिफाइन करते थे और उसके अंदर आईडी उसे हेडर दे देते थे और फिर उसके अंदर हेडर का जो सारा कोड होता था हम वो लिख देते थे। लेकिन जो हमारा सिमेंटिक टैग है वो हमारा कोड लिखने का एक न्यू वे है, न्यू तरीका है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हेडर का टैग यूज करते हैं, सिंपल हेडर का टैग यूज किया और उसके अंदर कंटेंट लिखना शुरू कर दिया। हमें नहीं जरूरत पड़ती कोई आईडी डिफाइन करने की, हमें मतलब कि जरूरत ही नहीं पड़ती इतने लंबे चक्रों में पढ़ने की कि हर एक कंटेनर को अलहदा से आईडी दे जिस तरह से हम डिप में देते हैं। तो सिमेंटिक टैग्स ने ये काम आसान कर दिया हमारे लिए। अब नीचे आ जाते हैं, तो नीचे है वेबसाइट में क्यों यूज करना चाहिए। अब हमें जो सिमेंटिक टैग्स हैं उनको वेबसाइट में क्यों यूज करना चाहिए। तो इसका सबसे जो पहला फायदा है कि हमें सिमेंटिक टैग को एक वेबसाइट में क्यों यूज करना चाहिए, वो है एसईओ। ये एसईओ फ्रेंडली होता है। अब एसईओ फ्रेंडली से मुराद कि सपोज कर लेते हैं हम वेब पेज एक ओपन कर लेते हैं, हम क्रोम ओपन करते हैं, अब इसमें सर्च करते हैं लेटेस्ट मोबाइल फोन्स, ठीक है, सिंपल लेटेस्ट मोबाइल फोन सर्च करते हैं। अब आप देखें कि इधर कुछ वेबसाइट हैं जो हमारी लिस्ट में शो हो रही है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले प्राइजर.com आ रही है, प्राइजर.pk सॉरी, उसके बाद वट मोबाइल शो हो रही है, उसके बाद मेगा.pk शो हो रही है। अब उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो सबसे लास्ट पे ना, सबसे लास्ट पे देखें ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें हमें पेजेस के काउंट बताया हुआ कि पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। ये अगर हम पेज नंबर 6 भी ओपन कर लेंगे ना, तो इधर भी कुछ वेबसाइट्स हैं जिनकी लिस्ट शो हो रही है ना। अब मसला ये है कि जो मोस्टली यूजर है ना, वो इधर कुछ भी लिख के सर्च करेगा और वो सिंपल या तो पहली वाली वेबसाइट ओपन करके देख लेगा मोबाइल, या दूसरी ओपन करके देख लेगा, या तीसरी ओपन करके देख लेगा। वो नीचे जाने की जहमत ही नहीं करता, यहाँ तक कि इस पेज के लास्ट पे नहीं हम किसी वेबसाइट को ओपन करते ना। पेज नंबर 2 या 3 या 4, ये तो देर की बात, दूर की बात है ना कि हम इधर जाके इस पे क्लिक करेंगे और इसकी जो वेबसाइट है वो देखेंगे। तो हमारी वेबसाइट यूजर जब इस तरह लिख के सर्च करे, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड नंबर पे आएगी, तभी हमें फायदा होगा, क्योंकि यूजर तभी क्लिक करेगा, यूजर तभी परचेज करेगा और तभी हमें बिजनेस में फायदा होगा। तो ये जो सिमेंटिक टैग है ये किस तरह से एसईओ में, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के सर्च करने पे हमारी वेबसाइट रैंक करे, टॉप पे आए, वो किस तरह हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि जिस तरह हमने बात की कि डेवलपर को पता चल जाता है कि सिमेंटिक टैग्स में क्या काम हो रहा है, उसके अंदर कंटेंट क्या है, जैसे हेडर के अंदर पता चल जाता है हेडर का कंटेंट है, फुटर के अंदर पता चल जाता है फुटर का कंटेंट है। उसी तरह वेब जो सर्च इंजन होते हैं जैसे कि गूगल है, क्रोम है, उसके बाद फायरफॉक्स है, इनको भी आसानी होती है हमारी वेबसाइट को रीड करने में। और जिसकी वजह से ये हमारी वेबसाइट को रीड करके बाद में अगर कोई यूजर सर्च करता है हमारी वेबसाइट के रिलेटेड या उस कैटेगरी में कोई चीज सर्च करता है, तो वो फिर हमारी वेबसाइट शो करवाता है। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी में क्या फायदा होता है। अब एक्सेसिबिलिटी में ये फायदा होता है सिमेंटिक टैग को यूज करने का। अब आप देखेंगे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, जैसे कि अमेरिका वगैरह हो गया, यूके हो गया, इन कंट्रीज में ज्यादातर जो ब्लाइंड लोग हैं वो भी वेबसाइट को यूज करते हैं। अब ब्लाइंड लोग किस तरह से वेबसाइट को यूज करते हैं। हम तो है ना कि अब ये नजर आ रही है 3 वेबसाइट, अब हम इसमें से पहली पे क्लिक करेंगे, हमें ये वेबसाइट लोड हो जाएगी, हमें मोबाइल्स की लिस्ट अब ये शो होना शुरू हो गई है, तो हम इसमें से देख के कोई मोबाइल पसंद कर लेंगे, ठीक है। ये तो हो गए हम। लेकिन जो लोग ब्लाइंड है, जो देख नहीं सकते, वो वेबसाइट को किस तरह से यूज करेंगे। वो वेबसाइट को यूज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है स्क्रीन रीडर, उसको यूज करते हैं। अब स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर क्या करता है, अब जो देख नहीं सकते वो बोल के उसमें बताते हैं कि कोई ऐसा मोबाइल जिसकी प्राइस रेंज हो तकरीबन 25 से 40,000 या 25 से 30,000, ठीक है, उसकी प्राइस रेंज इतनी हो, उसमें रैम हो 3 GB हो, 4 GB हो, उसकी स्टोरेज इतनी हो, वो इस तरह से बोल के बताते हैं। और वो जो सॉफ्टवेयर है स्क्रीन रीडर, वो उस वेबसाइट में खुद ब खुद ही सर्च करता है, देखता है और हमें वो मोबाइल निकाल के बता देगा कि जो रिक्वायर है ब्लाइंड पर्सन को, जो उसने बोल के बताया है। तो अब वो जो सॉफ्टवेयर होता है ना स्क्रीन रीडर, उसको भी आसानी होती है वेबसाइट में फाइंड करने की चीजों को, जब उस वेब पेज में हमने सिमेंटिक टैग यूज किए हो।
तो फिर आसानी से स्क्रीन रीडर को पता चल जाएगा कि अब मैंने मेन सेक्शन के अंदर देखना है या मैंने फुटर के अंदर से जाके निकाल के इन्फॉर्मेशन देनी है यूजर को। अब सपोज कर ले जो यूजर है ना, अब वो ब्लाइंड है, वो चाहता है कि मैंने इधर जो फुटर वाला सेक्शन है, कॉन्टैक्ट डिटेल निकालनी है या कोई सोशल मीडिया हैंडल निकालना है prizo.pk वालों का, तो वो स्क्रीन रीडर आसानी से सिमेंटिक टैग की वजह से फुटर वाले सेक्शन में आके यहाँ से कोई भी सोशल मीडिया हैंडल निकाल सकता है, जैसे इधर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये सब शो हुए हैं। ठीक है, तो एक्सेसिबिलिटी में ये इसका फायदा आ जाएगा कि स्क्रीन रीडर जैसे सॉफ्टवेयर को भी आसानी होती है। अब रीडेबिलिटी और मेंटेनेंस की बात करते हैं, तो जिस तरह से मैं एज अ डेवलपर मुझे आसानी हो रही है कि मैं सिमेंटिक टैग के सिर्फ टैग को देख के मुझे पता चल रहा है कि हाँ हेडर है तो हेडर का कोड होगा अंदर, अगर फुटर है तो फुटर का सारा कोड होगा अंदर। उसी तरह से जो सपोज कर लेते हैं, अब मैं डेवलपर हूं, मैंने काम किया है सिमेंटिक टैग्स में, मैंने मिसाल के तौर पे ये prizo.com वाली, prizo.pk वाली पूरी वेबसाइट मैंने बनाई है। ठीक है, तो अब मैं 2 साल ये वेबसाइट बनाने के बाद मैंने वो कंपनी छोड़ दी है, अब एक न्यू डेवलपर आया है। ठीक है, न्यू डेवलपर आया है, उसने अब इस वेबसाइट पे काम करना है। अब उसे कहा जाता है कि हमारी वेबसाइट में एक फुटर का सेक्शन है, उसके अंदर हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है या ये जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं इनका लिंक चेंज करो या किसी को खत्म कर दो या एक न्यू ऐड करो। तो सिमेंटिक टैग जब मैंने वेब पेज में किया हुआ है, तो उसे आसानी होगी, वो कोड में आके देखेगा, वो डायरेक्टली बाकी सारा कोड किसी को भी रीड नहीं करेगा, डायरेक्टली फुटर वाले कोड में आ जाएगा। जो मैंने फुटर का वो टैग इस्तेमाल किया है वो उसमें आके चेंज कर देगा, उसको पूरा कोड रीड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हमने वही कोड डिव में किया होता अलग-अलग इस तरह से आईडीज डिफाइन करके, तो उसे क्या करना पड़ता, उससे पहले ये डिव आके देखता, अच्छा इसकी आईडी तो हेडर है, मतलब इसमें हेडर का कोड होगा, फिर इसको आगे पढ़ता, फिर इसको आगे पढ़ता, फिर इसको आगे पढ़ता, फिर जाके उसे फुटर मिलता। लेकिन इस जगह पे वो सिंपल फुटर ढूंढेगा, ये फुटर मिल गया, अब वो उसमें चेंज वगैरह करके अपडेट कर देगा वेबसाइट को। ठीक है, अब उसके बाद ये टैग्स को यूज किस तरह से करते हैं, इसमें जो हेडर का टैग है, ये पेज के किसी भी सेक्शन का इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, मतलब कि इंट्रोडक्शन आपने एक वेब पेज का देना है ना, तो आप हेडर को इस्तेमाल करते हो। इसमें वेब पेज का जो लोगो वगैरह वेबसाइट का होता है वो लिख देते हो या वेबसाइट का नाम लिख देते हो, कुछ भी इस तरह का इंट्रोडक्शन लिख देते हो कि इस पेज में या इस वेबसाइट में ये वेबसाइट किस बारे में, अब वो हेडर के अंदर लिख देते हो। ठीक है, इसका सिंपल सा कोड होता है जिसको आप हेडर के टैग से स्टार्ट करते हो और यहाँ क्लोज भी सिंपल उसी तरह से करते हो, और इसके अंदर आप कोई भी कंटेंट ऐड कर सकते हो, जिसमें आप हेडिंग, पैराग्राफ, लोगो, लिंक, एंकर टैग, इमेजेस, जो भी आपने पहले टैग पढ़े हुए हैं आप सारे टैग इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, सिंपल वही पुराना तरीका, बस न्यू क्या है कि सिमेंटिक टैग को इस तरह से लिखना है हेडर के अंदर, और उसके अंदर बाकी सारा कोड आपने करना शुरू कर देना है। और उसके बाद अगला आ जाता है नेव टैब। अब जो नेव टैग है ना, ये नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अब नेविगेशन क्या, कि आप अपने हम वेबसाइट के ही अंदर आ जाते हैं ताकि एग्जांपल देने में आसानी हो। मैं इसके होम पेज में आ जाता हूँ, यहाँ से इसके लिंक में से जो क्यूरी है एक्स्ट्रा वो खत्म कर देते हैं, हम इसके होम पेज पे आ जाते हैं। अब होम पेज पे आने के बाद अब देखिए, सबसे पहले वही मैंने बात की, प्राइजो का नाम आ गया, उसका लोगो आ गया, ये हो गया उसका हेडर सेक्शन। अब ये देखें, ये सारे लिंक्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज के, अलग अलग चीजों के लिंक है। इस पे क्लिक करूंगा तो मोबाइल का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें सिर्फ मोबाइल फोन शो होंगे। इसमें क्लिक करूंगा तो इसमें एयरबड शो होंगे, सिर्फ वायरलेस एयरबड्स, और इसमें सिर्फ स्मार्ट वॉचेस वगैरह शो होंगी। मतलब अब इन्होंने क्या कर दिया है, अलग अलग पेजेस के अलग अलग लिंक्स को इधर ऐड कर दिया ताकि मुझे नेविगेशन में आसानी हो, मुझे उन पेजेस तक जाने में आसानी हो। कि मतलब वेबसाइट खुली है, उसी टाइम में अगर मैंने घड़ी खरीदनी है मैं यहाँ से घड़ी पे क्लिक कर देता हूँ, मैंने एयरबड्स खरीदने में एयरबड पे क्लिक कर देता हूँ, मैंने अगर मोबाइल फोन खरीदने हैं मैं उस पर क्लिक करके सारी वही चीजें मुझे कंटेंट शो होगा। कुछ वेबसाइट ने इस जगह पे अबाउट का सेक्शन भी दिया होता है, कुछ ने कॉन्टैक्ट का भी इसमें ऑप्शन दिया होता है कि वो डायरेक्टली यूजर अगर कॉन्टैक्ट करना चाहता है सपोर्ट टीम से तो वो उधर से कर सकता है। ठीक है, तो ये हर वेबसाइट की अपनी मर्जी होती है कि वो नेव के अंदर कौन कौन से लिंक्स ऐड करती है। तो नेव का कोड देख लेते हैं। नेव के कोड के अंदर आपने जिस तरह हेडर का सिंपल हेडर लिखना था, तो उसी तरह नेव के अंदर टैग में सिंपल आपने नेव लिखना है।
ठीक है। उसके अंदर आप उसका कोड लिख देते हैं, कोई भी आप कोड उसके अंदर करना चाहते हैं नेव के अंदर वो आप लिख सकते हैं, जो आपने लिस्ट शो करनी है अपने लिंक्स की। आप इसे एज अ लिस्ट भी शो कर सकते हो। अगर आप लिस्ट नहीं चाहते तो आप इसको खत्म करके सिंपल इस तरह से भी आप इसमें आइटम्स को शो कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। अब आप नेव के अंदर कोड किस तरह से करोगे, कोई इसका रूल नहीं है कि जिस तरह से मिसाल के तौर पे इन्होंने इस जगह पे टेक्स्ट और इमेज का यूज किया हुआ है नेव के आइटम्स के अंदर। हम एक और वेबसाइट में आ जाते हैं W3 स्कूल के अंदर। तो उन्होंने देखें, उन्होंने सिर्फ टेक्स्ट यूज किया हुआ है अपने नेव के अंदर। उन्होंने HTML के अंदर, मैं क्लिक करता हूँ, मैं HTML के पेज पे आ जाता हूँ जिधर HTML के बारे में पढ़ूंगा। मैं CSS पे क्लिक करता हूँ तो मैं वो पेज ओपन हो जाता है जिसमें सिर्फ CSS का कोड होगा। मैं जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ तो जावास्क्रिप्ट का सारा कोड मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये उन्होंने हेल्प की है नेविगेट करने में अलग अलग पेजेस में। ठीक है, तो इसका कोड बिल्कुल सिंपल इसी तरह से आपकी मर्जी है, लिस्ट में बना के ऐड करें, उसके बगैर ऐड करें फिर भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये खत्म ही कर देंगे तो कोई मसला नहीं है। मैं आगे कोड की एग्जांपल जो शो करवाऊंगा उसमें मैं डिटेल में इसका समझा दूंगा आपको। उसके बाद आ जाता है फुटर का टैग। फुटर का टैग ये पेज के सबसे एंड में आता है। ठीक है, इसमें कॉपीराइट इन्फो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स या सोशल मीडिया के लिंक्स होते हैं। अब ये चीज याद रखें कि ये जरूरी नहीं कि सिर्फ यही जो इन्फॉर्मेशन इधर लिखी हुई है कि कॉपीराइट इन्फो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स या सोशल मीडिया लिंक, सिर्फ यही इसके अंदर है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है। ठीक है, तो अब इसका कोड क्या है, ये कोड का इधर आ गया, इसको खत्म कर देते हैं। जिस तरह हेडर को सिंपल हेडर लिखते थे, नेव को सिंपल नेव लिखते थे, आप फुटर के टैग को भी सिंपल फुटर लिख के क्रिएट कर सकते हो। और उसके अंदर उसी तरह आप अपनी मर्जी का कुछ भी कोड कर सकते हो, जिसमें अभी इसमें क्या किया हुआ है, इसको भी खत्म कर देते हैं आपकी आसानी के लिए। तो पैराग्राफ का एक टैग यूज किया हुआ है जिसमें क्या है, सिंपल सा एक वो टेक्स्ट ऐड किया हुआ है और उस पैराग्राफ को एंड कर दिया है। उसके बाद एक लिंक ऐड किया गया है facebook.com, इसमें कोई भी फेसबुक पेज का वो लिंक ऐड कर सकते हैं और यहाँ उसको टेक्स्ट जो भी आप शो करवाना चाहो वो शो करवा सकते हैं, जो यूजर को नजर आएगा। और इस पे क्लिक करके यूजर फेसबुक पे या जिधर भी जाना चाहे वो चला जाएगा। ठीक है, अभी हमने इसकी देख लिया कि टैग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ देख लिया। अब इसकी कोड की एग्जाम्पल से देखते हैं। मैंने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है इधर। ठीक है, अब इसको एक दफा रन करके पहले देख लेते हैं। जी, तो ये अलग अलग टैग को यूज करके हमने सिंपल एक स्ट्रक्चर, एक लेआउट, एक पेज का बनाया है, जिसमें सबसे पहले देखें इस जगह पे नाम आ रहा है और उसके बाद जो टैग लाइन है हमारी कंपनी की वो आ रही है, आपका पसंदीदा मोबाइल स्टोर। और उसके बाद ये हमारी नेव सेक्शन आ रहा है जिसमें नेविगेशन आइटम्स है, नेविगेशन मेन्यू है कि आप होम पे क्लिक करेंगे तो होम पेज पे चले जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो लेटेस्ट मोबाइल फोन्स आए हैं उस पर क्लिक करेंगे तो वो वाला पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हैं तो ये कॉन्टैक्ट अस वाले सेक्शन में ले जाएगा जिधर कॉन्टैक्ट करने की सारी डिटेल्स वगैरह दी होगी। ठीक है, अब ये असाइड टैग को हमने इधर यूज किया हुआ है जिसमें हमने फिल्टर्स वगैरह ऐड किए हुए हैं। जैसे अगर हम प्राइस में आते हैं तो इधर इन्होंने क्या किया हुआ है, हम किसी भी इसको ओपन कर लेते हैं पहले प्रोडक्ट को, तो उसके बाद ना देखें इसकी वो सारी डिटेल्स वगैरह इधर आ रही हैं। लेकिन अगर हम उसमें जाते हैं, इस सेक्शन में आते हैं, जिस सेक्शन में हमें वो मोबाइल दिखा रहा था, इस सेक्शन में असाइड टैग का यूज करके फिल्टर वगैरह दिए हुए हैं कि अगर हम चाहते हैं कि लो लो टू हाई प्राइस वो हो, सॉर्टिंग हो, तो उसमें हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें, सॉर्ट हो गया लो टू हाई। हम यहाँ से अगर चाहते हैं कि सबसे पहले हमें हाई प्राइस वाले शो हो फिर लो प्राइस वाले, हम यहाँ से सॉर्ट कर लिए। तो इसी तरह ही इस लेआउट पे हम यही चीज को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसको हम डिटेल में भी नहीं देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे। अभी हमारा मेन टॉपिक है जो हमने हेडर का टैग इस्तेमाल किया है वो, और ये जो हमने नेव का टैग इस्तेमाल किया है, नेविगेशन आइटम्स को डिस्प्ले करवाया है वो वाला। ठीक है, उसके बाद जो सबसे लास्ट पे शो करते हैं ना फुटर का टैग, वो नीचे ही देखे आ रहा है शो वर्ड आपके पास। इसके अंदर हमने क्या यूज किया हुआ है, हमने कॉपीराइट का बताया हुआ है कि हमारे कॉपीराइट सारा रिजर्व है। और इसके अंदर आप चाहें तो फुटर के अंदर अपने सोशल मीडिया लिंक्स, आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप कुछ भी इस जगह पे ऐड कर सकते हैं फुटर के अंदर। ठीक है, तो इसका एक दफा आप कोड देख लेते हैं कि मैंने कोड किस तरह से किया है। अच्छा, क्लास में ना कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि इसका बैकग्राउंड कलर भी आना चाहिए फुटर का, तो मैंने सबका बैकग्राउंड कलर ऐड कर दिया ताकि आपको डिफरेंस करने में आसानी हो कि कौन सा सेक्शन का कोड किस तरह से करेंगे तो वो किस तरह से डिस्प्ले होगा। मैं इसका कोड एक दफा दिखा देता हूँ।
अच्छा, इसके कोड में ना ये देखें बॉडी से इधर से शुरू हो रहा है। अभी ये वाला स्टाइल आप भूल जाओ, ये बाद में आपको मैं बताऊंगा कि इसका क्या मतलब होता है। अभी इसको खत्म कर देते हैं, अभी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे कोई वेबसाइट में, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपके पास सिंपल एक बॉडी का टैग है। बॉडी के टैग के अंदर हमने हेडर का टैग दिया होगा, क्योंकि आपको पता है सबसे जो टॉप पे शो होगा यूजर को एक वेब पेज में, वो उसका हेडर होगा, जिसके अंदर वेबसाइट की इंट्रोडक्शन होगी, उसका लोगो वगैरह और इस तरह की इंफॉर्मेशन होगी। अब कोड में एक नई चीज है, हमने पहले ये चीज नहीं देखी हुई। मैं इसको एक दफा खत्म करता हूँ, मैं इसको खत्म करके मैं सेव करता हूँ, सॉरी वो कंट्रोल जेड को मैंने दबा दिया, मैं इसको सेव करता हूँ और वेबसाइट पे दोबारा से आते हैं। तो ये देखें इसका बैकग्राउंड कलर भी खत्म हो गया है। उसके बाद बाकी सेक्शन में देखें एक स्ट्रोक सा आ रहा है ब्लैक कलर का, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखें ये बॉक्स सा स्ट्रोक सा आ रहा है, जो कि उस सेक्शन को वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है बाकी सेक्शन से। तो उसके बाद ये भी स्ट्रोक, इसका बैकग्राउंड कलर, लेकिन इधर से हेडर के अंदर से बैकग्राउंड कलर रिमूव हो गया है। क्यों रिमूव हुआ है? क्योंकि हमने जितनी स्टाइलिंग इधर की थी वो स्टाइलिंग का कोड ही खत्म हो गया है। मैं उसे कंट्रोल जेड दोबारा से करता हूँ और वो दोबारा से मैं कंट्रोल एस करता हूँ, तो अब वो दोबारा से कोड जो है वो अपडेट हो जाएगा। देखिए दोबारा से वो हेडर सेक्शन अपडेट हो गया है। अब मैं इसके कोड को बताता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं कोड को बताता हूँ कि सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज किया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके अंदर बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर दिया। अब बैकग्राउंड कलर से क्या होगा कि जो हेडर के अंदर जितना भी हेडर जगह ले रहा है ना, हेडर का टैग जितनी भी जगह ले रहा है ना, उस सब की बैकग्राउंड कलर इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप इधर ना ये जो कोड है ना, इस जगह पे स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल एफ एफ एफ, ठीक है, ये मेरा ख्याल है 3 या 4 बार होता था, या 5 बार एफ लिखते थे तो उससे व्हाइट कलर बन जाता था। हाँ, ये 6 बार एफ लिखने से ना, हैश के बाद 6 बार एफ लिखने से व्हाइट कलर आ जाएगा, ठीक है। तो इस व्हाइट कलर को अगर अगर आप चाहते हो आप कोई और कलर करो, तो इस व्हाइट छोटा सा आपके पास ये जो आ रहा है, ठीक है, आप इस बॉक्स जो व्हाइट सा आ रहा है इस पे क्लिक करो। अब आपके पास एक कलर वाला सेक्शन ओपन हो गया। आप इधर से अपने जो माउस या कर्सर को किधर भी मूव करके आप उसको कलर चेंज कर सकते हो। अभी क्योंकि मेरे पास सिर्फ रेड आ रहा है, आप यहाँ से चाहो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ सपोज कर लो अगर मैंने रेड करना है, ठीक है, उसके बैकग्राउंड पे मैं यहाँ से रेड डिफाइन करके मैं बस छोड़ दूंगा, तो वो खुद ब खुद क्या हो गया है, इधर अब रेड कलर आ गया है। अब मैं अपने एक दफा सेव करके वेब पेज को, अभी देखो इस जगह पे इस तरह से अभी बैकग्राउंड आ रहा है, लेकिन अभी रिफ्रेश हुआ है, रिफ्रेश होने के बाद इसके बैकग्राउंड पे रेड कलर आ गया है, ठीक है। तो आप लोगों ने भी इस तरह से अपना अलग-अलग से कोई भी बैकग्राउंड कलर आप यूज कर सकते हो। और उसके बाद देखिए पैडिंग। अच्छा, पैडिंग क्या चीज है? पैडिंग और उसके बाद बॉर्डर 2 पिक्सल, ये सब क्या चीज है? अब पैडिंग को एक दफा मैं खत्म करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसको खत्म किया, ये मैंने सेव किया। अब देखिए पैडिंग जो होता है, जो एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह वो कवर कर रहा होता है पूरी वेबसाइट में। अब ये देखिए बिल्कुल टेक्स्ट जो है ना वो साथ जुड़ गया है इसके, जो बॉर्डर है उसके साथ बिल्कुल जुड़ गया। उसके बाद ये स्टार्टिंग वाला भी बिल्कुल साथ जुड़ गया। अगर मैं इसमें पैडिंग दूंगा, हाँ, तो ये मैंने पैडिंग दे दी। अब सेव करने से देखिए वो एक्स्ट्रा स्पेस जो होता है वो कवर कर लेता है, वो पैडिंग ले लेता है हर जगह से, ठीक है। क्योंकि हमने इसमें डिफाइन नहीं किया कि पैडिंग फ्रॉम स्टार्ट या लेफ्ट पैडिंग या पैडिंग लेफ्ट या पैडिंग राइट, हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया। तो वो सारी जगह से पैडिंग ले रहा है 20 पिक्सल की। अगर मैं इस जगह पे मैं कर देता हूँ ना 200 पिक्सल, अभी वो देखना वो क्या करेगा, वो 200 पिक्सल की हर जगह से क्या ले रहा है, पैडिंग ले रहा है, ठीक है। तो अब इसको मैं वही 20 पिक्सल कर देता हूँ क्योंकि वो डिजाइन में अच्छा लग रहा था। तो अब देख लेते हैं बॉर्डर। अब ये जो बॉर्डर है ये क्या चीज है? बॉर्डर का 2 पिक्सल क्या है? अभी देखें हर सेक्शन को जो अलहदा चीज कर रही है वो एक लाइन इस तरह से कर रही है, जो दिखा रही है कि जो हेडर का बॉक्स था वो सिर्फ इतना था और उस लाइन से वो उसको अलहदा कर रही है। तो ये बॉर्डर का टैग हम यूज करके ये लाइन क्रिएट कर सकते हैं, जो एक बॉर्डर क्रिएट कर देता है चारों तरफ उसके। अगर और इसके बाद इसकी जो लाइन की चौड़ाई मोटाई वगैरह है ना ये वाली, इसको हम डिफाइन कर देते हैं पिक्सल से। अगर मैंने ये 2 पिक्सल कर दिया है तो वो उतना चौड़ा हो जाएगा। अगर मैं 20 पिक्सल करके सेव करता हूँ तो ये बहुत ज्यादा इसकी चौड़ाई आ जाएगी जो इसके बॉर्डर की है, ठीक है। तो आप यहाँ से अपने बॉर्डर की वो कर सकते हैं, डिफाइन भी कर सकते हैं विड्थ वगैरह कितनी हो। तो यहाँ से मैं 2 ही रहने देता हूँ। उसके बाद सॉलिड ब्लैक, आप ये कलर भी डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से कलर का
ये दोबारा से कोड पे आ जाते हैं कि कौन से कलर का आपका बॉर्डर हो। मैं अगर उसी तरह ब्लैक पे क्लिक करके ना, मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ, सपोज कर लो मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकता हूँ ब्लू। ब्लू का सेक्शन किधर है, चले अभी यही कलर कर देते हैं, ये इस तरह से, और ये ब्लू कलर आ गया इधर। अब उसके बाद जो इसका बॉर्डर है, ओ सॉरी मैंने सेव नहीं किया इसको, मैं सेव करता हूँ दोबारा से। अब जो इसका देखें बॉर्डर है वो ब्लू हो जाएगा, बाकी बॉर्डर्स क्या है ब्लैक, क्योंकि बाकियों का हमने कलर ब्लैक ही दिया हुआ है। तो ये ब्लू कलर में आ गया है। तो इस कोड को भी एक दफा देख लें, किधर गया हमारा, हाँ। तो ये सॉलिड अब 8 GB। अच्छा पहले जो आ रहा था, पहले जो कलर्स थे वो इस तरह का ना, सॉरी ये बार बार सजेशन आई जा रही है। पहले जो कोड था वो इस तरह का था कि मतलब एक हेक्स कोड दिया हुआ था जिसमें हैश डाल के वो कलर कोड उसका दिया हुआ था। लेकिन अभी इस जगह पे क्या है, एक 8 GB लिखा है, और उस जगह पे तीन कोमा के बाद 3 दफा हमारे पास जो है कोई भी लिखे हुए हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं। अच्छा ये क्या होता है, आरजीबी का फुल फॉर्म होता है रेड ग्रीन ब्लू। रेड ग्रीन ब्लू, ये कलर्स बनाने में ना, रेड ग्रीन ब्लू का जो मिक्सचर करके एक कलर बनता है उसको आरजीबी कलर कहते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे इधर जो सबसे पहले वाला है, ये हिस्सा ग्रीन को शो करता है, सेकंड वाला कोड जो है, नंबर जो है, ये सॉरी फर्स्ट वाला रेड को करता है, सेकंड वाला ग्रीन को करता है, और थर्ड वाला ब्लू को करता है। अब अगर मैं इधर से ब्लू को 255 से 0 कर देता हूँ तो आप कलर देखिए ब्लैक हो जाएगा। अगर मैं ब्लू वाले हिस्से को 255 कर देता हूँ, ठीक है, तो अब वो कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, क्योंकि रेड वाला ज्यादा हो गया कलर इधर। अगर मैं इसको 0 करके सेकंड वाले ग्रीन को मैं 255 कर देता हूँ, या 200 कर दे बेशक, तो वो ग्रीन कलर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको सेव करके दोबारा से आपको दिखाता हूँ। अब ये जो बॉर्डर है आपका ये ग्रीन हो गया। ठीक है, उसके बाद मार्जिन बॉटम। अब ये क्या चीज है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब उसके बाद ये आपके पास कोड है मार्जिन बॉटम। ठीक है, मार्जिन बॉटम कोड से क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि ये जो थोड़ी सी स्पेस आ रही है ना, मतलब कि जो हेडर सेक्शन है ये स्पेस ले रहा है नेविगेशन उसके सेक्शन से। ये देखें व्हाइट स्पेस आपको नजर आ रही है, ये मार्जिन बॉटम लिखने से ये स्पेस आई है। अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको खत्म कर देता हूँ, मैं इसको खत्म करके मैं सेव करता हूँ, तो ये देखिए बिल्कुल वो मर्ज हो गया। जो आपका हेडर सेक्शन था वो नेव के साथ बिल्कुल मर्ज हो गया। मैं दोबारा से अगर इसमें देता हूँ मार्जिन बॉटम और यहाँ से सेव करता हूँ, तो दोबारा से वो स्पेस आ गई है इस जगह पे। अब मैं इसको अगर ज्यादा स्पेस देना चाहता हूँ, मैं यहाँ से 100 दे देता हूँ। ठीक है, 100 दे देता हूँ, स्पेस बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो वो देखें काफी ज्यादा इसमें स्पेस आ गई है हेडर के और नेव के दरमियान में। आपने ना एक टैग पढ़ा था पहले, BR का टैग, जिसको हम लाइन ब्रेक के लिए इस्तेमाल करते थे, कि उससे ना लाइन ब्रेक होके एक लाइन छोड़ के नीचे आ जाते थे। अगर आप पैराग्राफ के अंदर देते थे तो वो नीचे आ जाता था। आप 4 बार लाइन ब्रेक करते थे तो वो 4 लाइनें छोड़ के नीचे आ जाता था। लेकिन वो 4 बार लिखने की जगह हमें क्या इधर करना है कि सिंपल मार्जिन एक डिफाइन करना है, और उसकी जो उसका साइज 100 पिक्सल है वो डिफाइन किया, तो वो उतनी स्पेस ले लेगा। अभी फिलहाल के तौर पे इसको दोबारा से 10 कर देते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया दोबारा से उसी तरह से। अब इसके बाद हेडर के बाद हम कोड देख लेते हैं नेव का। अच्छा नेव के अंदर भी सारा वही कोड है कि नेव का भी बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। अब इसमें सपोज कर लें ये वाला कलर आ रहा है, मैं इसको चेंज करता हूँ। इसको चेंज करने के लिए सॉरी इसी जगह पे मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ कोई भी कलर। अब यहाँ से इसको कर लें येलो कर लें। मैं ये करके यहाँ से मैंने सेव पे क्लिक किया, और ये मेरा अब येलो कलर आ गया इसके बैकग्राउंड पे। ठीक है, आपने सिंपल एक ये कोड डिफाइन करना है बैकग्राउंड कलर से, और उसके बाद इधर कलर दे देना है, तो वो उसका बैकग्राउंड कलर वो सेट हो जाएगा। अब उसी तरह पैडिंग जो मैंने आपको बताया था कि ये इस टेक्स्ट से, और ये जो इसका बॉर्डर है, ठीक है, ये टेक्स्ट से ये बॉर्डर, ये बीच में कितनी स्पेस यहाँ से ऑक्यूपाई करेगा वो उसकी पैडिंग होती है। ठीक है, अब अगर मैं इसको ज्यादा कर देता हूँ, किधर गया, हाँ, ये वाला बॉर्डर सॉरी पैडिंग, अगर मैं इसको 15 की जगह 25 कर देता हूँ, और इसके बाद इसमें देखता हूँ वापस कोड में आके, अब ये देखिए पहले से ज्यादा जो स्पेस है वो इधर ले रहा है टेक्स्ट अपने जो भी बॉर्डर है उससे। मैं अगर यहाँ से ज्यादा कर देता हूँ, 25 की जगह मैं इसको कर देता हूँ 55। मैं इसको सेव करता हूँ, और यहाँ से अब आप देखो ये बहुत ज्यादा स्पेस लेना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा पैडिंग लेना उसने शुरू कर दिया। मैं दोबारा से इसे 15 पे कर देता हूँ और इसको सेव करता हूँ, तो अब दोबारा से पहले जैसा हो गया।
आपने इसमें चेंजिंग कर करके अपने पास जो कोड है उसके एग्जांपल्स में आपने देखना है, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगी। उसी तरह इधर भी बॉर्डर है, उसका भी मैंने साइज डिफाइन किया है, उसका भी कलर डिफाइन किया है, ये भी आप लोग चेंज करके देख सकते हो। ठीक है, वही मार्जिन बॉटम सारा सेम कोड है। ये आप लोगों ने जो टैग का स्टार्ट है उस जगह पे स्टाइल देना है। ठीक है, इसमें भी स्टार्टिंग जो नेव का टैग है उसके अंदर ही स्टाइल देके अपने सारे ये एट्रीब्यूट्स वगैरह कोड के ये यूज किए हुए हैं। ठीक है, अच्छा आप इधर देखें, इधर एक सिंपल मैंने एक बोल्ड का वो शो किया हुआ है, बोल्ड को स्टाइल करके। अच्छा इसे रहने देते हैं, इसे भी खत्म कर देते हैं, हम सारी सिर्फ नेव के करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखें, सिर्फ नेव की जो आइटम्स हैं वो शो हो रही हैं आपको, जिसमें होम की है, लेटेस्ट मोबाइल की है, कॉन्टेक्टस की है। जैसे मैंने आपको बताया था कि नेव के अंदर जरूरी नहीं है कि आप लिस्ट का टैग यूज करके उसके अंदर लिस्ट के अंदर आइटम्स ऐड करो, मतलब ये शर्त नहीं होती, वो आपकी मर्जी होती है आप किस तरह से डेकोरेट करते हो नेव के टैग को। मैंने इस जगह पे सिंपल नेव के टैग को एक एंकर टैग से, मतलब 3 एंकर टैग ऐड कर दिए हैं और वो मेरे पास इस रो में आ गए हैं। ठीक है, अगर मैं लिस्ट करता तो वो टॉप टू बॉटम इस तरह से आ जाते हैं, वर्टिकली आ जाते हैं डिजाइन में। अब इसमें देख लेते हैं, आपने एक चीज गौर करनी है कि अभी भी ये लिंक है, कि मतलब इसके ऊपर मैं आता हूँ, एरो लाता हूँ और ये हैंड जो भी है फिंगर पॉइंट कर रहा है टेक्स्ट के ऊपर, तो ये तो लिंक है, लेकिन इस लिंक का टेक्स्ट ब्लैक क्यों है, ये ब्लू क्यों नहीं है, और इसके नीचे लाइन क्यों नहीं है। जो हमने पहले यूज किया हुआ कोड उसमें एक नीचे लाइन आ जाती थी, या इसका जो कलर था वो ब्लू होता था जो हम लिंक बनाते थे, है ना। लेकिन इस जगह पे क्या हुआ, हमने डेकोरेशन की है इसकी, हमने इसमें स्टाइल किया है इसको। अब देखें, ये सबसे पहला लिंक को देखते हैं, ये लिंक क्या शो करेगा, होम को, जो इधर होम आ रहा है ना, ये इसको शो करेगा। अब इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने मार्जिन राइट किया। अब ये मार्जिन राइट क्या करता है कि जो राइट साइड, इसके बाद जो राइट साइड है ना, उसके अंदर ये जो स्पेस ले रहा है ना अभी, मतलब कि जो नेक्स्ट चीज आएगी ना उसमें वो मार्जिन ले लेगा, कितने पिक्सल का, 15 पिक्सल का। अगर मैं इसको समझाने के लिए आपको इधर 55 पिक्सल कर दूं कि डिफरेंस क्या आएगा, तो वो आप क्या करेगा, मैं ये देखें, वो ज्यादा स्पेस लेना शुरू हो गया, वो 55 पिक्सल का मार्जिन ले रहा है। ठीक है, जो राइट साइड पे है उसको मार्जिन दे रहा है 55 पिक्सल का। तो मैं इसको दोबारा से पहले जैसा कर देता हूँ, कि मतलब इससे ना डेकोरेशन करने में काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि टेक्स्ट ना साथ जुड़े जुड़े नहीं आते, आप बीच में स्पेस दे सकते हैं अपनी मर्जी से। तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, मार्जिन राइट, उसके अंदर आप पिक्सल डिफाइन कर सकते हो। अच्छा, अब एक चीज इधर, ये नेक्स्ट लाइन है टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब क्या है कि जब बाय डिफॉल्ट आप एंकर टैग को यूज करते हो तो उसमें उसकी डेकोरेशन हुई होती है कि वो ब्लू कलर का लिंक हुआ होता है, और ना उसके अंदर नीचे एक लाइन भी लगी होती है। लेकिन जैसे ही आपने उसको क्या किया है, उसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दी है ना, तो वो जितनी भी डेकोरेशन थी जो उसको ब्लू कलर का बना रही थी, उसके नीचे एक लाइन बना रही थी, वो खत्म हो गई है। तो अब वो सिंपल सा एक ब्लैक कलर का टेक्स्ट आ गया है। आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने इसमें ये कलर का यूज करके, कलर के टैग का यूज करके मैंने इधर क्या किया हुआ है, उसको ब्लैक दिया हुआ है। ठीक है, कलर आप चाहो तो कोई भी कलर कर सकते हो, इधर से ही यहाँ से सिलेक्ट करो, और इसका कलर अब कौन सा हो गया, रेड हो गया। अब होम का कलर रेड है, मैं दोबारा से आके अपने पेज पे देखता हूँ, तो ये देखो अब इसका कलर रेड हो गया है। आप इसको कोई भी कलर दे सकते हो, जैसे मैंने अभी चेंज किया, आप उसी तरह चेंज करके भी देख लेना सब। ठीक है, अब देख लेते हैं बाकी कोड को। तो सिंपल उसी तरह ये आरजीबी में कन्वर्ट हो गया, जिसमें नंबर्स दिए हुए हैं कि रेड में कितना कलर होगा, उसके बाद ग्रीन में कितना होगा, ब्लू में कितना होगा, और आगे सिंपल होम का टेक्स्ट। आप इधर कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि होम पेज लिख दो, तो सॉरी, तो इसको सेव करके अब ये देखो इस जगह पे होम पेज लिखा है। आपकी मर्जी है, आप इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखो, आइटम का कोई भी नाम लिखो और उसको डिस्प्ले करवा दो। ठीक है, अब दूसरी जो बाकी आइटम्स हैं उनके अंदर भी सेम इसी तरह का कोड है, कि उसको भी मार्जिन लेफ्ट दिया हुआ है, उसको भी मार्जिन लेफ्ट दिया हुआ है, 15 पिक्सल डिफाइन किए हुए हैं, उसके बाद उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन की हुई है। अच्छा, मैं टेक्स्ट डेकोरेशन जो नन है ना, इसे खत्म करके आपको दिखाता हूँ। ये मैं खत्म किससे कर रहा हूँ, ये मैं लेटेस्ट मोबाइल फोन से खत्म कर रहा हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ, और जैसे ही मैं वेब पेज पे आऊँ, आप देखें इसके ना नीचे अब लाइन एक आ गई है, एक लाइन आ गई है, लेकिन अभी भी इसका कलर क्या है, ब्लैक। क्या है, ब्लैक ही कलर है इसका अभी भी ना, लेकिन एक लाइन नीचे आ गई है। वो ब्लैक कलर क्यों है, क्योंकि इस जगह पे इसका कलर डिफाइन है। अगर मैं इसका जो कलर डिफाइन है वो भी खत्म कर दूं कोड, तो इसको सेव करूं, तो अब क्या आ गया, देखो उसी तरह से अब ये ब्लू हो गया कलर, ब्लू, और उसके नीचे जो उसकी लाइन थी वो उसके नीचे लाइन आ गई है।
तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से नेविगेशन के अंदर जो भी आप आइटम्स ऐड करेंगे उनके कलर को डिफाइन कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसकी डेकोरेशन नन करके इस तरह से लाइन वगैरह खत्म कर सकते हैं। तो ये इसका आ गया कोड हमारे पास नेव का, ठीक है। नेव का कोड आ गया, आप इसको ध्यान से देख लेना। मैं ये जो फाइल है इसको भी मैं यूट्यूब वीडियो के नीचे लिंक में ऐड कर दूंगा। और अब आ जाते हैं फुटर की तरफ, और ये जो बाकी मेन आर्टिकल है ये हम बाद में देखेंगे। तो फुटर के अंदर भी सिंपल उसी तरह से एक फुटर का टैग है। फुटर के टैग के अंदर हमने एक स्टाइल दिया हुआ है, और उस स्टाइल के अंदर हमने क्या किया हुआ है, बैकग्राउंड को जैसे हमने पहले डिफाइन किया था कलर, उसी तरह बैकग्राउंड कलर डिफाइन किया है, उसके अंदर कलर दिया है। उसके बाद जो कलर वाइट है, ये कलर वाइट किसका है, मैं नीचे आ जाता हूँ, जो इसके अंदर टेक्स्ट आएगा, ठीक है। बैकग्राउंड कलर तो हमने ये डिफाइन कर दिया, बैकग्राउंड कलर, उसके बाद ये कलर बता दिया इधर। अब ये जो कलर है, ये वाला कलर है, ये टेक्स्ट का कलर है कि इसके अंदर जो जो हम चीजें यूज करेंगे, सॉरी टेक्स्ट का नहीं, जो जो कंटेंट हम यूज करेंगे उसका कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। और उसको भी हमने पिक्सल दे दी है पैडिंग के, मतलब कि ये जो साइड से कितनी पैडिंग लेगा टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट अपने बॉर्डर के से कितनी पैडिंग लेगा हर जगह से, तो 20 पिक्सल लेगा, ठीक है। उसके बाद उसको भी हमने सॉलिड कह दिया, जो इसका बॉर्डर है वो उसको हमने दे दिया है 2 पिक्सल सॉलिड को। उसके बाद इसकी जो टेक्स्ट अलाइन है हमने सेंटर कर दी है, ठीक है। कि मतलब जो इसके अंदर जो भी हम डाटा वगैरह ऐड करेंगे वो सेंटर में लिखा आएगा। जैसे कि ये देखें, ये फुटर है, फुटर के सेंटर में जो हमने पैराग्राफ यूज किया हुआ वो लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको दो यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके इसको मैं यहाँ से पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ। तो देखो सेंटर में ही आया है 2 बार, जो पैराग्राफ है वो दोनों बार सेंटर में शो होना शुरू हो गया, ठीक है। तो आप इधर कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, फुटर के अंदर भी आप लिंक ऐड कर सकते हो, सोशल मीडिया के लिंक ऐड कर सकते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, वो आपकी मर्जी होती है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने सिमेंटिक टैग देखे, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है। फिर हमने देखा कि सिमेंटिक टैग कौन कौन से होते हैं, जिसमें 7 सिमेंटिक टैग थे। और हमने 7 सिमेंटिक टैग को 7 सिमेंटिक टैग थे, लेकिन आज हमने सिर्फ और सिर्फ 3 को देखा, जिसमें एक हेडर शामिल था। उसके बाद हमने फुटर सॉरी नेव को देखा, नेव के बाद हमने देखा फुटर के टैग को, और उसके बाद हमने डिफरेंस देखा कि सिमेंटिक टैग्स में और डिव टैग में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि पुराना तरीका था डिव वाला, नया तरीका है जो हम यूज करते हैं सिमेंटिक टैग, मतलब हेडर फुटर नेव और इस तरह के सारा कुछ। फिर हमने देखा इसको हम यूज करने के फायदे क्या होते हैं, एसईओ में, एक्सेसिबिलिटी में, रीडेबिलिटी में, मेंटेनेंस में। उसके बाद हमने देखा हर टैग को यूज करने का कोड क्या है, ठीक है। हमने बारी बारी वो सबको देख लिया। अच्छा, अब आज का इतना ही है टॉपिक हमारा, और कल बाकी हम टैग्स को करेंगे। और जितना भी ये जो कोड फाइल, ये वाली कोड फाइल है, और ये जो वर्ड हमने वर्ड की फाइल से रीड किया सब कुछ, वो मैं अटैच कर दूंगा यूट्यूब वीडियो के नीचे, लिंक होगा, आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और हाँ, और याद रहे कि आज की वीडियो का कोई टास्क नहीं है, सिर्फ यही है कि आपने इसको अच्छे से समझना है और इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। कल जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे बाकी टैग्स भी, तो मैं आपको इसका टास्क बता दूंगा, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज।